नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 7वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों के और वेब पोर्टल के महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बिना किसी समय को बर्बाद किए आज की वीडियो से शुरुआत करते हैं। नंबर 1, कोविड-19 एक प्रणालीगत बीमारी बन गई है, कहते हैं एम्स के निदेशक डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया। एम्स के निदेशक ने हाल ही में एक साक्षात्कार में घोषणा की कि कोविड-19 अब एक प्रणालीगत बीमारी है क्योंकि इसमें संपूर्ण शरीर शामिल है। कई मामलों में यह न केवल फेफड़ों को प्रभावित करता है बल्कि मस्तिष्क और गुर्दे को भी प्रभावित करता है। इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक साक्षात्कार में वे कहते हैं, पहले हमने सोचा था कि यह केवल निमोनिया है और फिर हमें एहसास हुआ कि यह हाइपरकोगुलेबल अवस्था का कारण है जो थक्कों को बढ़ावा देता है और लोग अचानक फेफड़ों और दिल में रक्त वाहिकाओं को अवरुद्ध करने के कारण मर रहे थे। और अब हमने यह भी देखना शुरू कर दिया है कि यह मस्तिष्क में हो रहा है और लोग स्ट्रोक और अन्य न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से पीड़ित हैं। नंबर 2, यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की ओर भारत। सरकार की 5 बंद पड़े उर्वरक संयंत्रों को पुनर्जीवित करने की योजना से भारत को देश की यूरिया आवश्यकताओं के लिए आयात पर शून्य निर्भरता हासिल करने में मदद मिलेगी। 5 संयंत्र उड़ीसा के तलचर, आंध्र प्रदेश के रामागुंडम, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, झारखंड के सिंदरी और बिहार के बरौनी में स्थित हैं। वर्तमान में यूरिया आवश्यकता 320 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, जबकि वर्तमान उत्पादन 240 लाख मीट्रिक टन ही है। शेष आवश्यकताओं को मुख्य रूप से चीन से आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। इन परियोजनाओं को विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी के संयुक्त उपक्रम द्वारा स्थापित किया जा रहा है। संयुक्त उद्यम का नाम हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड है। इनमें से 4 संयंत्र आयातित प्राकृतिक गैस पर चलेंगे, जबकि ओडिशा के तालचेर में 5वां संयंत्र एक कोयला गैसीकरण आधारित अमोनिया यूरिया परिसर होगा। यह भारत में अपनी तरह का पहला होगा। यह तालचेर कोयला क्षेत्रों की खदानों से कोयले का उपयोग करेगा। कोयले को 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है: लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट और सब बिटुमिनस। एंथ्रासाइट में सबसे अधिक 87% से ऊपर कार्बन प्रतिशत है। लिग्नाइट में सबसे कम कार्बन सामग्री है और इसलिए उच्चतम राख सामग्री है। चूंकि तलचर कोयला क्षेत्र में कोयला लिग्नाइट प्रकार का होता है, इसलिए इसमें उच्च राख की मात्रा होती है। इसलिए यूरिया संयंत्र में ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए इसे उड़ीसा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पारादीप रिफाइनरी से प्राप्त पेट्रोलियम कोक के साथ मिश्रित किया जाएगा। पेट्रोलियम कोक तेल शोधन प्रक्रिया का उपोत्पाद है। नंबर 3, येस बैंक एक एफपीओ के साथ आ रहा है। येस बैंक हाल ही में अपने एनपीए में वृद्धि के लिए समाचार में रहा है। बैंक जनता से अतिरिक्त इक्विटी जुटाने के लिए एक एफपीओ के साथ आ रहा है। आगे खरीद प्रस्ताव यानी कि एफपीओ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सूचीबद्ध कंपनी जनता को नई इक्विटी शेयर जारी करके नई पूंजी जुटाती है। हाल ही में मार्च 2020 में एसबीआई ने येस बैंक में 49% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। नंबर 4, गूगल भारत में $10 बिलियन का निवेश करेगा। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई के अनुसार गूगल अगले 5 से 7 वर्षों में भारत में $10 बिलियन का निवेश करने की योजना बना रहा है। कंपनी के वार्षिक कार्यक्रम में बोलते हुए श्री पिचई ने कहा, हम यह इक्विटी निवेश, साझेदारी और परिचालन, बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिकी तंत्र निवेश के मिश्रण के माध्यम से करेंगे। यह भारत के भविष्य और इसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था में हमारे विश्वास का प्रतिबिंब है। भारत में गूगल के निवेश के 4 फोकस क्षेत्र होंगे। नंबर 1, प्रत्येक भारतीय के लिए अपनी भाषा में पहुंच और जानकारी को सक्षम करना। नंबर 2, ऐसे उत्पादों और सेवाओं का निर्माण करना जो भारत की अद्वितीय
ज़रूरतों के लिए गहराई से प्रासंगिक हैं। नंबर 3, अपने डिजिटल परिवर्तन में व्यवसायों को सशक्त बनाना। और नंबर 4, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रों में सामाजिक भलाई के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नंबर 5, खुदरा मुद्रास्फीति में 6% से अधिक की वृद्धि। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जून के महीने में 6.09% की दर से बढ़ी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को CPI भी बोला जाता है, जो समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी के लिए कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। डेटा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों, अब दिन के सवाल का समय है। आज का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। आपके ऑप्शंस हैं रानीगंज, झारिया, सिंगरौली या तालचर। हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आपके उत्तर बताएं। हम कल के वीडियो में उत्तर पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल हमने पूछा था कि RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंबई। आप में से उन लोगों को बधाई जिन्हें सही उत्तर मिले। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे वीडियो के लिए बने रहे और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।